साथियों, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी सीबीएसई हिंदी ज्ञान के इस भाग में। आज हम कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्मपरिचय की व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के भाग में हमने आपको कवियों के नाम, उनके जन्म और मृत्यु भली भांति एक बहुत ही अच्छी ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास किया था और निश्चित रूप से आपको वे सभी कवि और उनके नाम, जन्म, मृत्यु आसानी से याद हो गए होंगे। उसी भाग में आज हम इनके कुछ व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे। जैसा कि इससे पूर्व के भाग में मैंने आपको बताया था कि कवि हरिवंश राय जो बच्चन हैं, इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु वर्ष 2003 में हुई। देखिए, जब भी परीक्षा में व्याख्याएं आती है तो व्याख्याओं में हमें सबसे पहले किसी व्याख्या को हल करते हुए उस व्याख्या का संदर्भ लिखना होता है। उसके उपरांत प्रसंग की बात आती है, फिर हम व्याख्या लिखते हैं और व्याख्या के उपरांत एक महत्वपूर्ण भाग जिसे विशेष कहा जाता है वह लिखा जाता है। देखिए, जो संदर्भ का भाग है, इसमें सबसे पहले आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम क्या है। एक तो पाठ्य पुस्तक का नाम आपको कंठस्थ होना चाहिए अच्छे से। इसके उपरांत जो आपके कवि या रचनाकार हैं, कौन सी काव्य धारा के हैं, इस काव्य धारा का ज्ञान भी हमें रहना चाहिए। काव्य धारा के उपरांत आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जो रचना आपके इस पाठ्य पुस्तक में है वह उनके कौन से काव्य संग्रह से ली गई है। इसके अलावा देखिए, इन सब बातों को अच्छे से आप पहले तो ध्यान में रख लें। जैसे हम सभी जानते हैं, हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम आरोह भाग 2 है। कवि उत्तर छायावादी काव्य धारा के कवि हैं। इसके अलावा इनका जो काव्य संग्रह है, काव्य संग्रह का नाम है निशा निमंत्रण। इसी के आधार पर अब हम संदर्भ की बात करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में उत्तर छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हरिवंश राय बच्चन के काव्य संग्रह निशा निमंत्रण में आत्मपरिचय कविता से लिया गया है अथवा उद्धृत है। देखिए, इस प्रकार आप संदर्भ लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपका संदर्भ बहुत ही सराहनीय रहेगा और आप अच्छे अंक भी प्राप्त कर पाएंगे। इसके उपरांत बात आती है प्रसंग की। तो यहाँ लिखा गया, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। देखिए, बतलाना क्या चाहता है कवि इस प्रसंग में वे बातें लिखी जाती है जो आपके इस व्याख्या में उल्लेखित करना चाहता है कवि।
उसे हम प्रसंग में लिखते हैं। तो कवि यहाँ पे ये बतलाना चाहता है कि विपरीत परिस्थितियों में जीवन जीने के बाद भी विपरीत परिस्थितियों में जीवन जीने के बाद भी क्या है, दूसरों के प्रति प्रेम का भाव निहित है, ऐसा कवि यहाँ पे कहना चाहता है। तो ये दूसरों के प्रति जो प्रेम का भाव है उसे अभिव्यक्त करना चाहता है। देखिए, अब एक बात आती है हमारे विशेष की, इसे भी पहले हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, फिर मैं आपको व्याख्या का अध्ययन करवाऊंगा। देखिए, विशेष में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम आसानी से सभी व्याख्याओं में प्रयोग में ला सकते हैं। देखिए, विशेष लिखते हुए यहाँ पर ये जो काव्य पंक्ति का अंत हो रहा है, इन दोनों में अंत में लिखा गया है फिरता हूँ फिरता हूँ। देखिए, इसके माध्यम से हमारे जो एक अलंकार है अनुप्रास अलंकार, उसका एक भेद होता है अंत्यानुप्रास। और कहाँ होता है? जहाँ पर काव्य पंक्ति के अंतिम शब्दों की ध्वनियाँ समान हो, काव्य पंक्ति के अंतिम शब्दों की ध्वनियों की समानता। देखिए, यहाँ पे समानता है इस कारण से यहाँ पे आपके अंत्यानुप्रास अलंकार है। इसके अलावा जहाँ पे अंत्यानुप्रास अलंकार आता है वहाँ पे आप यह भी लिख सकते हैं, छंदबद्धता का निर्वाह किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे तुकांत शैली भी देखने को मिलती है। तुकांत शैली जहाँ छंदबद्धता आएगी, अंत्यानुप्रास आएगा, वहाँ पे तुकांत शैली भी होगी। देखिए, अभी तक हमने व्याख्या देने की, फिर भी उससे पूर्व हम इतनी बातें आसानी से लिख सकते हैं। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि कवि हरिवंश राय बच्चन की जो भाषा है वह कौन सी है? खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, कवि द्वारा खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा काव्य पंक्ति के जो अर्थ हैं वह आसानी से समझ में आने वाले हैं, अभी हम अध्ययन करेंगे। तो जहाँ किसी काव्य पंक्ति के अर्थ आसानी से समझ में आ जाते हैं वहाँ पे आप कोमलकांत शब्दावली भी लिख सकते हैं। तो कोमलकांत शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा जहाँ कोमलकांत शब्दावली आती है वहाँ पे आप प्रसाद गुण की बात भी कर सकते हैं। तो इतनी बातें तो आसानी से लिखी जा सकती हैं। तो आइए अब हम व्याख्या आरंभ करते हैं, अध्ययन करते हैं इस व्याख्या का। देखिए, यहाँ लिखा है मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। देखिए, यहाँ लिखा है जग जीवन, जग जीवन अर्थात संसार रूपी जीवन, संसार रूपी जीवन है। इसलिए यहाँ पे ये जो जग जीवन शब्द है इसमें आपके रूपक अलंकार है।
तो जग जीवन में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया। अब यहाँ पे कवि कह रहा है मैं जग जीवन का भार लिए करता हूँ। जग जीवन के भार से क्या आशय है? जग जीवन के भार से यहाँ पे आशय है उसका सांसारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन। सांसारिक उत्तरदायित्व, देखिए संदर्भ हो चुका है, प्रसंग हो चुका है, व्याख्या की बात कर रहे हैं। तो कवि यहाँ पे कहता है कि मैं सांसारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने जीवन में सांसारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। व्यतीत करता हूँ। फिर भी, देखिए यहाँ लिखा है फिर भी का अर्थ क्या है? अर्थात सांसारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के उपरांत भी, फिर भी सांसारिक दायित्वों का उत्तरदायित्व जो है उसका निर्वहन करने के उपरांत भी मेरे जीवन में दूसरों के प्रति, जीवन में प्यार लिए करता हूँ, मेरे जीवन में प्रेम का भाव निहित है, अर्थात मैं दूसरों के प्रति प्रेम भाव लेकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। यहां लिखा कर दिया किसी ने झंकृत। झंकृत का अर्थ झंकार उत्पन्न करना, हलचल पैदा कर देना, ये आपके इसके लिए आया है। इसके अलावा यहां लिखा है छूकर। छूकर अर्थात स्पर्श करके। अब कवि यहां पे क्या कह रहा है? कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूता। कवि कहता है कि किसी ने अर्थात मेरे किसी प्रिय ने, कवि कहता है कि मेरे किसी प्रिय ने मेरे हृदय की, मेरे किसी प्रिय ने मेरे हृदय की कोमल भावनाओं को स्पर्श करते हुए, मेरे किसी प्रिय ने मेरे हृदय की कोमल भावनाओं को स्पर्श करते हुए कहता है कि हृदय रूपी वीणा के तारों को झंकृत कर दिया है, अर्थात उनमें हलचल पैदा कर दी। कहता है हृदय की कोमल भावनाओं को स्पर्श करते हुए हृदय रूपी वीणा के तारों को किसी प्रिय ने झंकृत कर दिया है। अब यहाँ कहना मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो कहता है इस प्रकार मैं सांसों रूपी तार लेकर अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। जिस प्रकार वीणा में दो तार होते हैं और उनके स्पर्श करने से हलचल उत्पन्न होती है, उसी प्रकार मैं भी इन सांसों रूपी तार के माध्यम से अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, अर्थात सांसों के माध्यम से अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। देखिए आगे की कुछ बातें इसी व्याख्या पर आधारित, कुछ एक दो प्रश्न है वो भी हम अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पे पहला जो प्रश्न है आपका, जिसमें लिखा गया है जग जीवन के भार से कवि का क्या आशय है। देखिए जग जीवन के भार से आशय क्या है कवि का? देखिए क्या उत्तर है इसका कि कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता। देखिए इस प्रकार परीक्षा में लिखेंगे तो अच्छे अंक मिल सकते हैं आपको। आत्म परिचय के इस कथन के माध्यम से कवि का आशय यह है कि संसार में रहकर मनुष्य को अनेक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है और इन्हीं उत्तरदायित्वों के निर्वहन से उसका जो जीवन है वह आसान नहीं रह जाता। अर्थात कभी सुख की स्थितियां, कभी दुख की स्थितियां, कभी किसी के लिए किसी ना किसी प्रकार से कार्यरत रहने की जो स्थिति, तथा उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए जीवन आसान नहीं रह जाता है। मनुष्य द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन को ही जग जीवन का भार कहकर कवि ने यहाँ प्रकट किया। लेकिन दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है कि सांसों के दो तार से कवि का क्या आशय है। तो यहाँ पे
प्रस्तुत कथन के माध्यम से कवि बच्चन ने जीवन की तुलना वीणा के तारों से की। ऊपर कवि कह रहा था मेरे हृदय रूपी कोमल बाहों को वीणा के तारों की बातें झंकृत कर दिया है। जिस प्रकार वीणा के तारों को स्पर्श करने से उसमें मधुर ध्वनियां प्रस्फुटित होती हैं, उसी प्रकार सांसों के माध्यम से ही जीवन भी चलायमान होता है। यदि वीणा में दो तार ना हो तो उसका कोई औचित्य नहीं है। उसी प्रकार हमारी सांसों के बिना भी हमारा जीवन भी निस्सार है। हमारी सांसों के बिना भी हमारा जीवन निस्सार है, अर्थात उसका कोई औचित्य नहीं। देखिए अब आगे की कुछ व्याख्याएं और अध्ययन करते हैं। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष का आपको ज्ञान है। देखिए यहाँ पे भी लिखा है करता हूँ, अर्थात यहाँ पे भी अंत्यानुप्रास है, तुकांत शैली है, इसके अलावा प्रसाद गुण है, कोमलकांत शब्दावली का प्रयोग हुआ है, कवि द्वारा खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया। ये सब बातें आसानी से लिखी जा सकती हैं। तो व्याख्या की बात करते हैं इसकी। एक कवि यहाँ पे कह रहा है कि मैं स्नेह सुरा अर्थात प्रेम रूपी मदिरा। कवि कहता है कि मैं स्नेह सुरा अर्थात प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूं। प्रेम रूपी मदिरा है, तो इसी कारण से यहाँ पे जो आपके अलंकार है वह स्नेह सुरा में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो कवि यहाँ पे कह रहा है कि मैं स्नेह सुरा, मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता हूँ, अर्थात मैं प्रेम में सराबोर रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। मेरे जीवन में दूसरों के प्रति प्रेम का भाव निहित है। मैं कभी न जग का ध्यान किए करता हूँ। कवि कहते हैं कि प्रेम का भाव निहित रहने के कारण मैं कभी जग अर्थात संसार, मैं कभी इस संसार की ओर ध्यान नहीं देता कि यह संसार जो है वह मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या समझता है, अथवा क्या कहता है। कवि कहता है कि मेरे हृदय में प्रेम का भाव निहित है। मैं इस प्रेम रूपी मदिरा का पान करते अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। इसी कारण इस संसार की जो स्वार्थपन की नीतियां है उसकी ओर मेरा ध्यान नहीं जाता। मैं कभी यह नहीं सोचता कि यह संसार मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या समझता है अथवा क्या कहता है। मेरा ध्यान कभी इस ओर नहीं जाता है। जग पूछ रहा उनको जो जग के गाते कि यह संसार केवल उन्हीं को महत्व देता है जो इस संसार के अनुसार आचरण करते हैं, संसार के अनुसार ही गायन करते हैं, अर्थात सांसारिकता में लिप्त हैं। यह संसार केवल उन्हीं को महत्व देता है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि यहाँ पे कहता है कि मैं अपने मन की जो मनोभावनाएं हैं, मैं अपने मन की जो मनोभावनाएं हैं उन्हीं का गायन करता हूँ, अर्थात अपनी मनोभावनाओं के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। तो कवि यहाँ पे कह रहा है कि मैं अपने मन की मनोभावना के अनुसार अपना
जीवन व्यतीत करता हूँ। देखिए अब आगे कुछ इसके भी प्रश्न है इसी व्याख्या से संबंधित, उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रश्न 3 है आपका कि कवि संसार की ओर ध्यान क्यों नहीं देता है। मैं कभी न जग का ध्यान क्या करता हूँ, कवि ने ऐसा कहा है। देखिए कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्म परिचय के अनुसार कवि का आशय यह है कि यह संसार केवल उन्हें ही महत्व देता है, संसार केवल उन्हें ही महत्व देता है जो इस संसार के अनुसार आचरण करते हैं, अर्थात संसार में विद्यमान रहने वाली स्वार्थपरता, छल कपट को महत्व देते हैं, जबकि कवि के हृदय में प्रेम भावना रहने के कारण दूसरों के प्रति विश्वास, त्याग और सद्भाव निहित है। इस कारण कवि संसार की ओर ध्यान नहीं देता है। तो साथियों, आशा करता हूं कि यहाँ तक की जो व्याख्या आपको भली भांति समझ में आ गई होगी, और यदि आपको यह भाग अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल RBSC CBSE हिंदी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि अन्य जो आपके साथीगण हैं वह भी इसके माध्यम से आसानी से जानकारियाँ प्राप्त कर पाएँ। धन्यवाद आप सभी का। इससे आगे के भाग में कुछ अन्य जानकारी आपको प्रदान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।